नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई विषयों के सवाल सॉल्व कराता हूं, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने कई विषयों के करा दिए हैं। यदि आप इसके पूर्व के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। ये हमारा जो है आज जिस विषय पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो विषय है मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट क्रिस्टल सिस्टम। मटेरियल साइंस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज मटेरियल साइंस का पहला चैप्टर है, तो इसमें आज हम जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टल सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक, पहले में दिया है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है, लिस्ट 2 में उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर दिया है और इसके आधार पर हमको सही आंसर का चुनाव करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो शुरुआत देखिए कौन कौन सा दिया है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल, क्लोज्ड पैक्ड। ठीक, तो देखिए मैं सबके बारे में बता देता हूँ, सबका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो देखिए जो सिंपल क्यूबिक होते हैं, सिंपल क्यूबिक, उसके लिए जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो होता है 52%। मतलब ये जो होता है इसके लिए होता है 52% होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब BCC स्ट्रक्चर के लिए जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 68% होता है। ठीक, और तीसरा जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है ये 74% होता है। और जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक HCP जिसे कहते हैं, इसके लिए भी क्या होता है 74% ही होता है। तो ये होते हैं इन चारों के एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग मैच करा देंगे। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 52, मतलब ए के लिए 3। तो ए के लिए 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर ए और सी में है। फिर दूसरा दिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके लिए कितना होता है 68% होता है। तो क्या हो जाएगा बी के लिए 4 हो जाएगा। तो बी के लिए 4 आपको कहाँ मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। फिर उसके बाद सी दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए कितना होता है 74% होता है। मतलब इसका आंसर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो देखिए, तो मतलब सी के लिए क्या है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो देखिए इसमें 2 दिया है, इसमें 1 दिया है, तो ये दोनों भी सही हैं। और डी के लिए क्या है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, इसके लिए कितना होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 74% होता है। इसका भी आंसर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो देखिए 1 यहाँ दिया है, 2 दिया यहाँ दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर मिला है वो क्या है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हो सकता है कि छापते वक्त मिस्टेक हो गया हो। ठीक, तो इसमें क्या है हम लोग का जो भी आंसर है अभी जो अभी कोई ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ठीक, तो ये क्या है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होते हैं अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। इसके अलावा कुछ और डाटा मैं बता देता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए सिंपल क्यूबिक क्या होता है। सिंपल क्यूबिक होता है आपको इस प्रकार सिंपल क्यूबिक होते हैं। इसके क्या है 8 कोने पे एक एक क्या होते हैं, एक एक स्ट्रक्चर होता है, एक एक अणु होते हैं, मतलब एक एक एटम होते हैं 8 कोने पे। तो ये जो बन जाता है इससे क्या कहलाता है, ये कहता है सिंपल क्यूबिक कहलाता है। कैसा कहलाता है, सिंपल क्यूबिक कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें इसकी अन्य जो विशेषताएं उसकी अन्य विशेषताएं हैं मैं बता देता हूँ। A/R रेशियो, A/R रेशियो, ए मतलब क्या है जो अभी हमने सिंपल क्यूबिक बनाया, सिंपल क्यूबिक, इसकी जो साइड है अगर इसकी साइड को ए कहा जाए और आर जो है इसमें जो एटम है उसका रेडियस हो, आर क्या है इन एटम्स का रेडियस, मतलब हर एटम का, एक एटम का रेडियस क्या हो आर हो। तब देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए A/R का रिलेशन जो प्राप्त होता है वो ये होता है, ए और आर का रिलेशन प्राप्त होता है वो इक्वल टू ए अनुपात आर इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। क्या होता है, ए ट्रू होता है। ये याद रख लीजिए किसके लिए होता है, ये अभी हम जो बता रहे हैं सब कुछ सिंपल क्यूबिक के लिए बता रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए A/R, ए का आर से रेशियो क्या होता है 2 होता है। अगर हम लोग एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात करें, एवरेज नंबर ऑफ एटम, एवरेज नंबर ऑफ एटम,
एवरेज नंबर ऑफ एटम जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक। और अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ठीक। एटॉमिक फैक्टर के बारे में आपको बता ही दिया है। ठीक। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या 6 होता है। तो आपको जो मेन 4 चीज़ें याद रखनी है सिंपल क्यूबिक के लिए, क्या क्या याद रखना है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए? A/R रेशियो जो होता है वो 2 होता है। ठीक। एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 52% होता है। ठीक। अब अगर हम लोग दूसरा BCC स्ट्रक्चर की बात करें, BCC स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है इसमें? BCC स्ट्रक्चर कैसा होता है? BCC स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें देखिए 8 कोनों पे एक एक एटम होते हैं, साथ ही इसके बीच में सेंटर पर भी एक एटम होता है। क्या होता है? इसके अलावा इसके सेंटर पर भी एक एटम होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसके लिए A/R रेशियो जो होता है वो होता है 4/√3 होता है। क्या होता है? BCC स्ट्रक्चर के लिए A/R रिलेशनशिप होता है A/R = 4/√3। ठीक। इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होता है? एवरेज नंबर ऑफ एटम, इसके लिए जो एवरेज नंबर ऑफ एटम होता है वो होता है 2। ठीक। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए जो होता है वो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है BCC स्ट्रक्चर के लिए वो होता है 8। और इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 68% होता है। ठीक। अगर हम FCC की बात करें, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या कहा जाता है इसे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसके चारों इधर पे चारों को मतलब 8 कोने पे एक एक अणु तो होते ही हैं, साथ में इनके जो फेस हैं इन फेस पर भी क्या होते हैं? एक एक अणु होते हैं। इनके फेस पर भी क्या होते हैं? एक एक अणु होते हैं। इसके सेंटर पर भी होता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए A/R का जो रेशियो होता है ये इक्वल टू होता है 4/√2 होता है। और यदि इसके एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात की तो एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? इसके 4 होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और साथ में इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 74% होता है। ठीक। तो ये होता है FCC। ठीक। इसके अलावा जो चौथा है वो है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक सिस्टम कहते हैं जिसको। ठीक। यह सब आपने अगर 12th किया होगा तो 12th में पढ़े होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जब, तब उसी में तो वही चीज़ इन्होंने दोबारा यही पूछा जा रहा है बार बार। ठीक। आगे तो HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, इसके लिए A/R का रेशियो क्या होता है? इसके लिए A/R का रेशियो होता है 2 होता है। जो सिंपल क्यूबिक का होता है वही HCP का भी A/R का रेशियो होता है। अगर हम इसको एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इसके एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। और यदि हम इसे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 12 होता है। मतलब जो FCC का होता है वही HCP का भी होता है। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक और HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक दोनों का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की बात करें तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका भी कितना होता है? 74% होता है। ठीक। तो ये हम लोग जो मेनली 4 होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इन जो मेन 4 होते हैं इनकी जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं A/R रिलेशनशिप, एवरेज नंबर ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गिब्स फेस रूल इज गिवन बाय। गिब्स फेस रूल इज गिवन बाय, मैंने आपको पहले थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा रहे थे तो वहीं आपको मैंने गिब्स फेस रूल बताया था। वो क्या होता है? P+F = C+2, ये होता है गिब्स फेस रूल। ठीक। P+F = C+2, याद रखने का तरीका प्लेटफॉर्म नंबर C2।
ठीक। यहाँ पे है पी क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है, मतलब नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज हैं किसी भी मतलब जिस सिस्टम की या फिर जिस सॉल्यूशन की या फिर जिस जिस चीज़ की हमको पता करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका क्या है, उसका नंबर ऑफ फेजेस कितना है। और यफ क्या है, यफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब हमको उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी या कितनी प्रॉपर्टीज़ को बतलाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। सी क्या होता है, सी होता है नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट क्या होता है, मतलब उसमें जो मटेरियल है उसमें कितने चीज़ें हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन अलग है, ठीक। तो उसे क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कहा जाता है। और यहाँ नंबर ऑफ फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो कितने फेजेस में है, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एयर जो है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसीलिए एयर में भले इसमें कई चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सबका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, फिर भी उसको क्या है, एक ही कंपोनेंट माना जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, P + F = C+2। तो इसी के अनुसार हम लोग आंसर चूज कर लेते, सीधा सीधा आंसर नहीं दिया, F C+2 ये तो होगा नहीं, तो ये P + F इस तरह जाएगा, P C-2 ये भी नहीं हो सकता, ये P + F ये भी नहीं हो सकता। चौथा आंसर क्या है, ये P इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो P + F = C+2 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने गिब्स फेज रूल को दूसरे फॉर्म में लिखकर दिया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि नेम ऑफ द एलिमेंट विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में दिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि दो ऊपर मटेरियल्स के नाम दिए हैं, नीचे उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है, इनको हम लोग को परफेक्टली मैच करना है। तो देखिए किस किस पदार्थ का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक। तो देखिए जो सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इसमें देखिए कौन कौन से पदार्थ, फ्लोर स्पार, FLOUR, फ्लोर स्पार और मैग्नीज, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल क्यूबिक होते हैं। फ्लोर स्पार और मैग्नीज इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। और जो BCC स्ट्रक्चर वाले होते हैं, BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ये स्ट्रक्चर वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं क्रोमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। आयरन का कौन कौन, पूरे सभी प्रकार के आयरन है, आयरन जो अल्फ़ा और डेल्टा आयरन, जो अल्फ़ा और डेल्टा आयरन होते हैं सिर्फ वही होते हैं आपके BCC स्ट्रक्चर होते हैं। और साथ में टंगस्टन W दर्शाते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं BCC स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक। अल्फ़ा आयरन और गामा आयरन, ठीक, ये इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो होते क्या हैं, अल्फ़ा आयरन और गामा आयरन क्या होते हैं। देखिए जब हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक, तो उस पर जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर जो आयरन होता है वो अल्फ़ा आयरन होता है, ठीक। ये कौन सा आयरन होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आयरन होता है वो अल्फ़ा आयरन होता है, ठीक, अल्फ़ा आयरन होता है, ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर होता है BCC स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो 768 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। हम इसको धीरे धीरे गर्म करें आयरन को, तो अल्फ़ा आयरन को, तो क्या हो जाता है कि इसका 768 डिग्री सेल्सियस पे इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, इसे क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी बिंदु कहा जाता है। क्यूरी बिंदु वो बिंदु है जिस टेम्परेचर तक किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो जो आयरन के लिए होता है वो 768 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 768 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आयरन होता है, ठीक, वो जो होता है उसके बाद आयरन, देखिए उसको 768 डिग्री सेल्सियस बाद आयरन तो अल्फ़ा आयरन ही रहता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी BCC ही बना रहता है। सिर्फ क्या है, उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। मतलब 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ने पर हमको जो आयरन मिलता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। अब यदि हम इसको धीरे धीरे और गर्म करते जाएं,
ठीक। तो उसके बाद क्या होता है 918 डिग्री सेल्सियस पे, किस डिग्री सेल्सियस पे 918 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम 918 डिग्री सेल्सियस पे इसको घर तक गर्म कर देते हैं तो उसका क्या होता है, ये अल्फा आयरन किस में बदल जाता है, गामा आयरन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गामा आयरन में बदल जाता है। गामा आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है, गामा आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि ये FCC स्ट्रक्चर का होता है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें मैग्नेटिज्म इसका कैसा होता है, ये भी नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब एक बार उसका मैग्नेटिज्म चला गया था किसी लोहे का या किसी पदार्थ का, तो उसके ऊपर से गर्म करते जाया जाए तो उसका मैग्नेटिज्म वापस नहीं आता है। अब यदि ये जो होता है ये लगभग गामा आयरन जो होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। अब यदि हम 1400 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर गर्म करें आयरन को, 1400 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर अगर हम लोग इसको गर्म करने लगते हैं तब जो हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा आयरन प्राप्त होता है। कौन सा आयरन होता है, डेल्टा आयरन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी BCC होता है, मतलब जो अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर है फिर से वो उसी को प्राप्त कर लेता है। तो अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, BCC हो जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कैसी होगी, नॉन मैग्नेटिक होगी। कैसी होगी, नॉन मैग्नेटिक होगी। ठीक। इसके बाद अगर हम इसको और गर्म करते रहें तो उसके बाद आता है 1539 डिग्री सेल्सियस। कौन सा, कितना डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये आयरन पिघल जाता है, क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो 1500 डिग्री उसके बाद मेल्ट हो जाता है तो उसमें फिर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने का सवाल ही नहीं है। ठीक। तो इस प्रकार से हमको आयरन के विभिन्न फेजेस प्राप्त होते हैं, तो अल्फा आयरन, गामा आयरन और डेल्टा आयरन। ठीक। तो इसमें से एक इसमें से अल्फा और डेल्टा जो है वो कैसे होते हैं, BCC स्ट्रक्चर के होते हैं। अब अगर हम और बात करें FCC स्ट्रक्चर के मटेरियल्स की, तो FCC स्ट्रक्चर का मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मटेरियल FCC होते हैं। तो FCC जो होते हैं वो कॉपर होते हैं, आयरन का कौन सा फॉर्म, गामा फॉर्म। ठीक। एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक, कॉपर नहीं, कैल्शियम, AU किसका होता है, AU मतलब औरस मतलब गोल्ड भी क्या होता है, FCC होता है। Ni निकिल भी FCC होता है। इसके अलावा AG मतलब क्या होता है, AG चांदी मतलब सिल्वर को AG से दर्शाते, अर्जेंटम कहते हैं। ठीक। तो इन सभी के स्ट्रक्चर जो होते हैं FCC होते हैं, मतलब कॉपर कैल्शियम आयरन डेल्टा फॉर्म का, एल्यूमिनियम, निकिल, सोना और चांदी, ये सब क्या होते हैं, ये FCC स्ट्रक्चर होते हैं। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि इसमें से अधिकतर जो चीज़ें वो चमकदार होती हैं। ठीक। तो जो चमकदार होती हैं उनके जो अधिक मतलब जो चमकदार और महंगी धातुएं होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर होता है। अब अगला जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो है HCP। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो किन किन पदार्थों के हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वो होते हैं ग्रेफाइट, ठीक, बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, हीलियम और जिंक। ठीक। इन पदार्थों क्या होते हैं, HCP स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लोग इसके अलावा और भी कुछ पदार्थ होते हैं जैसे चारकोल है और ग्लास है, तो ये जो पदार्थ हैं इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कहते हैं अनक्रिस्टलाइन होते हैं। तो इनको कहा जाता है एमॉर्फस होते हैं। क्या होते हैं, एमॉर्फस, HAMORPHOUS, अमॉर्फस होते हैं, मतलब अनक्रिस्टलाइंड पदार्थ होते हैं। तो ग्लास और चारकोल लेके एमॉर्फस हैं। ठीक। ठीक। तो ये हो गए आपके अलग अलग पदार्थ में कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आइए हम इसको सही जोड़ी मिला लेते हैं। ठीक। तो इन्होंने कहा पहले फ्लोर स्पार। तो फ्लोर स्पार क्या होता है, फ्लोर स्पार हमने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक होता है। फ्लोर स्पार क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ कहाँ मिला है आपको, ए में मिलेगा और डी में मिलेगा, तो 1 और डी ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा दिन उन्होंने लिया है क्या, अल्फा आयरन दिया है। तो अल्फा आयरन क्या होता है, अल्फा आयरन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा आयरन जो होता है BCC स्ट्रक्चर होता है। तो बी के लिए कौन सा ले लेंगे, BCC स्ट्रक्चर मतलब
एक पहला आंसर, तो बी के लिए 1 हो जाएगा। तो बी का 1 कहाँ है, बी का 1 जहाँ दिया है डी में दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सिल्वर कौन सा होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा FCC, सी के लिए 4, तो सी के लिए 4 ले लेते हैं, और डी के लिए 2 ले लेते हैं बच्चा, जिंक के लिए 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, आखिरी बचता था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक जिंक। ठीक, तो अलग अलग पदार्थों में कौन कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए थे उसके आधार पर हमने जोड़ी बनाई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इट नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस सिर्फ सेल्फ इंटरस्टिशियल, लीनियर डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस ग्रेन बाउंड्री, प्लेनर डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस एक्सटर्नल सरफेस एंड वॉल्यूम डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस अदर फेसेस। तो देखिए इसमें जो सवाल दिया है ये हमको अलग अलग तरीके के डिफेक्ट दिए हैं, अलग अलग तरीके के डिफेक्ट दिए हैं, और उस डिफेक्ट का उन्होंने बताया कि ये इसके उदाहरण दिए हैं। तो देखिए क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग क्रिस्टल इम्परफेक्शन या क्रिस्टल में डिफेक्ट की बात करें, क्रिस्टल इम्परफेक्शन की, तो स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन या क्रिस्टल इम्परफेक्शन या फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या ठीक कहते हैं। तो ये मुख्यतः जो होते हैं कई होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट जो मेन क्लासिफिकेशन हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, फिर क्या कहते हैं लाइन डिफेक्ट, या फिर अगला होता है सरफेस डिफेक्ट, और फिर वॉल्यूम डिफेक्ट। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मेन डिफेक्ट हम लोग होते हैं। चारों के बारे में आपको बारी बारी से बता देता हूं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट देखिए पॉइंट डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। सबसे पहले होता है वैकेंसी, कहता है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है जैसे एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो एकदम परफेक्ट बना होना चाहिए इस प्रकार से, यदि इसमें से कोई अणु गायब है, मतलब ये कोई एक अणु या एक से अधिक अणु अपनी जगह से गायब है, मतलब है ही नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, वैकेंसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वैकेंसी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा उदाहरण होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इसके क्या होता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल का डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे इस प्रकार से अणु हैं, ठीक, तो अपना एकदम परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई अणु अपने मुख्य स्थान को छोड़ करके अणुओं के जो मध्य में भाग होता है, शेष भाग होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं हिंदी में, देखिए उसी को इंग्लिश में इंटरस्टेट कहते हैं, इंटरस्टिशियल प्लेस कहते हैं, वहाँ आकर बैठ जाता है, तो उसको कहा जाता है सेल्फ इंटरस्टिशियल कहा जाता है। मतलब एक अणु जो अपने स्थान पर होना चाहिए अपने स्थान पर ना हो करके अणुओं के मध्य में जो स्थान है उस स्थान पर आकर स्थापित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेल्फ इंटरस्टिशियल कहा जाता है। अगर इसका पॉइंट डिफेक्ट के अन्य उदाहरण बता देता है। अन्य उदाहरण में है, अगला उदाहरण है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब होता है कोई फॉरेन एलिमेंट, मतलब जो मटेरियल मेन है वो मटेरियल ना हो करके उसमें कोई बाहर से मटेरियल आ जाता है, उसे इम्प्योरिटी कहा जाता है। इम्प्योरिटी 2 तरीके से हो सकती है। इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल, ठीक, और दूसरी हो जाती है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, ठीक, मतलब इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल मतलब होता है एक को हटा करके दूसरे को रखना। तो मान लीजिए ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, और इसमें इम्प्योरिटी का मतलब बाहरी एलिमेंट आए और एक एटम को हटाकर उसकी जगह पे खुद स्थापित हो जाए, मतलब इसको हटा करके खुद आकर बैठ जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी कहेंगे, ठीक। और जब कोई अशुद्धि इस प्रकार से हो कि वो आए और क्या कहते हैं इन अणुओं को डिस्टर्ब ना करें, इन अणुओं को डिस्टर्ब ना करते हुए इनके मध्य में जो स्थान है थोड़ा सा उस स्थान में आकर स्थापित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि ये इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है, ठीक। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी हो गई और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी हो गई। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट,
फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, आपने क्लास 12th वगैरह में पढ़ा होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है कि अगर अभी जो हमने आपको वैकेंसी बताई थी, इसमें क्या है, जो आपको सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। देखिए, अगर हम लोग वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट, मतलब कोई अणु अपने स्थान से आए और आकर के अपने इंटरस्टिशियल स्थान पर बैठ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, मतलब ये यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर कोई अणु ना रहे। ठीक, तो वहाँ वैकेंसी बन जाए, इंटरस्टिशियल स्टेज पे आकर के रुक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, अगर ये सिर्फ यहाँ पे आकर के एक अणु बैठा होता तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल कहा जाता। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हो जाती तो उसे क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता। लेकिन जब दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार एक अन्य डिफेक्ट होता है जिसको कहा जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। शॉर्टकी, SHOT, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट उनमें होता है जब कोई आयनिक सॉलिड होता है, मतलब जिसमें कैटायन और एनायन के फॉर्म में बना होता है। तो अगर एक एनायन और एक कैटायन, एक एनायन और एक कैटायन दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, तब जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। मतलब एक एनायन गायब है और एक कैटायन भी गायब है, तो जब इस प्रकार की डिफेक्ट होता है इसको कहा जाता है, इसको हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। ये एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट है। किस प्रकार का डिफेक्ट है, एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट है। तो ये जो है वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये सब कैसे हैं, पॉइंट डिफेक्ट हैं। अब अगर हम लोग लाइन डिफेक्ट की बात करें, दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की बात करें तो लाइन डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है एज डिसलोकेशन और दूसरा होता है स्क्रू डिसलोकेशन। बस इनके नाम देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाता, सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है इनके। एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, ये क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट होते हैं। अगर सरफेस डिफेक्ट की बात करें, सरफेस डिफेक्ट की बात है, सरफेस डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इस सरफेस डिफेक्ट होते हैं लो एंगल टिल्ट, बस इनके नाम आपको याद रखने हैं। लो एंगल टिल्ट, लो एंगल टिल्ट बाउंड्री, स्पेलिंग पूरा लिखना है। लो एंगल टिल्ट बाउंड्री पहला डिफेक्ट। फिर लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्री, टिल्ट मतलब झुकाव हो जाना, झुक जाना, ट्विस्ट मतलब उसमें मरोड़ उत्पन्न हो जाता। लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्री, ट्विस्ट बाउंड्री, ठीक। और तीसरा होता है ट्विन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री, ठीक। तीसरा जो डिफेक्ट है सरफेस डिफेक्ट के अंदर ही है वो है ट्विन बाउंड्री। ट्विन बाउंड्री मतलब होता है इस प्रकार से बाउंड्री बन जाए कि दोनों तरफ क्या है, एकदम जुड़वा लगे, जिससे मिरर जैसा लगता है, कोई मिरर इमेज हो। तो जब कोई मिरर इमेज का आता है उसे क्या कहते हैं, ट्विन कहा जाता है। दूसरा होता है ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री मतलब जब क्या होता है, किसी पदार्थ का सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसकी दो क्रिस्टलाइजेशन लाइन जहाँ पर मिल जाती हैं उसे कहा जाता है ग्रेन बाउंड्री कहा जाता है। फिर उसके अलावा स्टैकिंग फॉल्ट, स्टैकिंग फॉल्ट, तो ये सब क्या है, ये आपके सरफेस डिफेक्ट हैं। इसके अलावा जो अगले होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट, कहते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट क्या होते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट के अंदर आपके आते हैं कास्टिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट, फॉर्मिंग डिफेक्ट, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, ठीक। मतलब जब भी हम कोई मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो मशीनिंग प्रोसेस के कारण उसके अंदर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम डिफेक्ट, वॉल्यूम कहा जाता है। कोई भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक। तो उसका मतलब ये है कि उस पदार्थ के जो फेज़ है, जो सॉलिड फेस है, उस फेज़ के भीतर कोई अदर फेस का आइटम आ जाए, जैसे उसके बीच में कोई एयर बबल आ जाए या उसके अंदर कोई ऐसा दरार आ जाए जिसके अंदर एयर भरी हो, मतलब अदर कोई फेस का पदार्थ आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम डिफेक्ट कहा जाता है। तो इसी डिफेक्ट के आधार पर हमको इसको मिलाना है, ठीक।
उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पॉइंट डिफेक्ट में सेल्फ इंटरस्टिशियल, हाँ तो सेल्फ इंटरस्टिशियल कैसा डिफेक्ट होता है, वो कैसा होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। फिर दूसरा क्या है, लीनियर डिफेक्ट इन क्रिस्टल ईस्ट बाउंड्री, ठीक। तो ग्रेन बाउंड्री, तो ग्रेन बाउंड्री किस प्रकार का डिफेक्ट है, हमने बताया ग्रेन बाउंड्री किस प्रकार का डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, लीनियर डिफेक्ट, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इन्होंने क्या पूछा, नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्ट में यही आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्लेनर डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक, क्रिस्टल लैटिस, प्लेनर डिफेक्ट में ये उसका आंसर दिया एक्सटर्नल सरफेस, तो प्लेनर डिफेक्ट में, प्लेनर डिफेक्ट मतलब सरफेस डिफेक्ट, एक ही दो, प्लेनर डिफेक्ट को ही इन्होंने सरफेस डिफेक्ट कहते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल सरफेस, कोई बाहर से आकर के उसमें सरफेस जुड़ जाता है तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी प्लेनर डिफेक्ट में आ जाता है। फिर वॉल्यूम डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस अदर फेजेस, मतलब वॉल्यूम डिफेक्ट में कोई अदर फेज, बीच में अदर पदार्थ, अदर फेज का मटेरियल आ जाए, जैसे सॉलिड के बीच में कोई गैस बबल आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वॉल्यूम डिफेक्ट कहलाते हैं, ये भी सही है। इस आधार पर हमारा आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट किस प्रकार का डिफेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब इस प्रकार का डिफेक्ट जिसमें एक एनायन और एक कैटायन दोनों गायब होता है, मतलब वो अपनी जगह से चले जाते हैं, तो वो कहाँ है, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट एक प्रकार का कैसा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अदर दिया है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपनी जगह से हटता है तो बीच में जा करके वहाँ पे अंतराणु की जगह पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस वहाँ जाके स्थापित नहीं होता है। और जो कंपोजिशनल डिफेक्ट है तो मतलब क्या उसकी कंपोजिशन में कोई डिफेक्ट आता तो नहीं। सरफेस डिफेक्ट क्या उसकी सतह के डिफेक्ट का कोई डिफेक्ट है, तो सरफेस डिफेक्ट भी नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रिलेटिव साइज, केमिकल एफिनिटी एंड वैलेंसी, ये चार दिए हैं इन्होंने। अब पूछा है विच ऑफ दीज फैक्टर्स गिवन रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ टू मेटल्स इन ईच अदर इन सॉलिड स्टेज, निम्नलिखित में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है कि पदार्थ सॉलिड स्टेट में एक दूसरे में सॉल्युबल होगा कि नहीं, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है कि तो इन्होंने चार फैक्टर दिए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रिलेटिव साइज, केमिकल एफिनिटी और साथ में इन्होंने दिया है आपको चौथा वैलेंसी। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें कौन कौन से पदार्थ इसको अफेक्ट करेंगे। रिलेटिव सॉलिबिलिटी में तो एक दूसरे में जो घुलनशीलता है सॉलिड स्टेट में, एक दूसरे कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेन है वो होता है ह्यूम-रोथरी रूल है। ये कौन सा रूल है, जिसे कहते हैं ह्यूम-रोथरी रूल कहते हैं। इन्होंने ही बताया था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो नाम पहले जान जाइए, ह्यूम-रोथरी ने नियम दिया था, ठीक। उसने कंडीशन दी थी कि किस कंडीशन में कौन कौन से पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः विलय हो जाएंगे सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट में उनकी सॉलिबिलिटी होगी। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया था एटॉमिक साइज, क्या बताया था इन्होंने, एटॉमिक साइज, दोनों का एटॉमिक साइज में दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए। अगर दोनों की जो एटॉमिक साइज में डिफरेंस है अगर वो 15% से कम है, मतलब उनके जो एटॉमिक साइज का डिफरेंस है वो 15% से कम है, तो वो एक दूसरे में घुलनशील हो जाएंगे। दूसरा बताया था कि एक दूसरे में घुलनशील होने के लिए दोनों पदार्थों की जो वैलेंसी है वो सेम होनी चाहिए, सेम वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी मतलब जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सोडियम की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है वैलेंसी, ठीक। मतलब जिस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो वैलेंसी अगर उनकी सेम है तब वो एक दूसरे में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएंगे। तीसरा होना चाहिए, तीसरा जो रोल बताया था उन्होंने बताया था मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस, मतलब उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम मतलब मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था केमिकल एफिनिटी भी दोनों में होनी चाहिए और दोनों एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब दोनों के सॉल्युबिलिटी में चारों ही फैक्टर काम आएंगे, तो चारों ही इसका आंसर होना चाहिए। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर कहाँ पे दिया है हम लोग का आंसर, ये आंसर डी दिया है, डी में 1, 2, 3 एंड 4 सभी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो इन द लिस्ट। इन लोगों को तुम दिया है कि लिस्ट 1 दिया है, पदार्थ का नाम दिया है, और लिस्ट 2 दिया है उसका
उसका स्ट्रक्चर दिया है वही चूज़ करके हमको आपस में मैच करना है। ठीक, तो इसका पहला दिया है अल्फा आयरन, तो हम जाता है तो अल्फा आयरन क्या होता है, अल्फा आयरन BCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, बी और डी में। दूसरा दिया है जिंक दिया है। ठीक, तो जिंक का क्या होता है, जिंक का होता है HCP स्ट्रक्चर होता है। जिंक का कैसा स्ट्रक्चर होता है, HCP हो जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बी का 3 कहाँ है, हमको यहाँ मिल रहा है, ऊपर नहीं में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तीसरा दिया है ग्लास, बाकी हम लोग चेक कर लेते। ग्लास एमॉर्फस होता है, मैंने बताया था, तो क्लास 4 सही है। कॉपर 1 होता है, कॉपर 1 होता है, कॉपर क्या होता है, कॉपर आपका FCC स्ट्रक्चर होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कॉपर का 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, तो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिए क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एज डिसलोकेशन इसा, एज डिसलोकेशन किस प्रकार का डिफेक्ट इन्होंने पूछा है, पॉइंट इम्परफेक्शन, लाइन इम्परफेक्शन, सरफेस इम्परफेक्शन और वॉल्यूम इम्परफेक्शन। तो ये किस प्रकार का डिफेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि एज डिसलोकेशन जो होता है वो कैसा है, लाइन डिफेक्ट होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन डिफेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सारे प्रकार के इम्परफेक्शन बता दिए। इसके अलावा और कौन सा लाइन डिफेक्ट होता है, इसके अलावा जो दूसरा लाइन डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन होता है। ठीक, तो सारे प्रकार के इम्परफेक्शन के बारे में बता दिए। ठीक, तो लगभग जो आपको मटेरियल साइंस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का वीडियो था। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक पर तैयारी कीजिए। ठीक, यदि आपको अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलता जाए। और यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। यदि आपको इससे पहले की वीडियो देखने हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कराए उनका PDF चाहिए तो उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप UPRNL के अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जैसे सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, तो उससे संबंधित वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप जा कर के आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वो हमने बताए हैं आपको, तो उसका भी एक प्ले लिस्ट है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपको लगभग समस्त सूचनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए एवं आप स्वयं को धार देते रहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम के समय आपको सवाल जो सॉल्व करना चाहिए इस तेज़ी से सॉल्व करना आना चाहिए। और क्या है, जितना समय आप कम मतलब एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम को जीतने क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया और क्वेश्चन जो है एक्यूरेट आंसर दीजिए। ठीक, ये नहीं कि अब चारों में से हैं तो उसमें अच्छा ये नहीं ये लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन को इसमें मार्किंग होगी। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग कारण मार्क्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं, इसलिए आपको अपनी एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ, तो तैयारी जारी रखिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।